नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार 2 अप्रैल को राष्ट्र के नाम बड़ा संबोधन दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अभी जारी है और जंग खत्म नहीं हुई है। अगले 2 से 3 हफ्ते में ईरान पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और अहम टारगेट पूरे किए जाएंगे। तो ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने सभी सैन्य लक्ष्यों को जल्द पूरा करने की राह पर है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके पावर प्लांट और बिजली उत्पादन संयंत्रों पर भीषण हमले किए जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि हमले का उद्देश्य सत्ता परिवर्तन नहीं था, लेकिन सुप्रीम लीडर की मौत के कारण सत्ता में बदलाव हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि पिछले 1 महीने में अमेरिकी सेना ने निर्णायक और ज़बरदस्त जीत हासिल की है। ईरान की नौसेना और वायुसेना काफ़ी हद तक तबाह हो चुकी है और उनके ज़्यादातर बड़े नेता मारे जा चुके हैं। उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर नियंत्रण और कमांड पूरी तरह से खत्म करने का भी दावा किया। ट्रंप ने कहा कि युद्ध के इतिहास में इतने बड़े और सटीक नुकसान का सामना दुश्मन को पहले कभी इतने कम समय में नहीं करना पड़ा है। तो अमेरिकी सेना ने निर्णायक जीत हासिल कर ली है, ऐसा ट्रंप ने दावा किया है। ट्रंप ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन किया जिसमें उन्होंने कई बातें रखी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रहेगा, ईरान के अहम टारगेट पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, पावर प्लांट और बिजली संयंत्र पर हमले की चेतावनी देते हुए भी ट्रंप नजर आए। तो ट्रंप ने राष्ट्र के नाम ये संबोधन दिया। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, फिर से ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया और इस बार चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने ईरान को एक तरह की धमकी दी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि आने वाले समय में ईरान के बिजली संयंत्र और जितने भी महत्वपूर्ण जगहें हैं उन्हें टारगेट किया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर होगी। पावर प्लांट को भी नेस्ते नाबूद करने की चेतावनी उन्होंने दी है। कैसे देख रहे हैं? साहिल, उनके बयान को पूरे वर्ल्ड ने और ईरान ने सिरे से नकार दिया है। किसी भी तरीके से विश्वास उनकी बातों पे और उनके स्टेटमेंट पे नहीं कर रहा है। चेतावनियां कोई नई नहीं है, ये पुरानी चेतावनियां हैं। ये पहले दिन से कह रहे हैं कि हम आपके ऊर्जा संयंत्र जितने हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपके जितने भी परमाणु ठिकाने हैं उनको भी नष्ट करेंगे हम, और इसके अलावा आपका जो जनजीवन है दैनिक चर्याओं का, जिसमें एक बेकसूर मानव है, हम उनको भी मारेंगे। ये भी बात उन्होंने कह दी है। बावजूद इसके ईरान बिल्कुल डर नहीं रहा है। ईरान ने कल उनके बयान के बाद में जो अपनी सैन्य अभियान है और उन्होंने तेज कर दिया है। ईरान ने अब उन्होंने कहा जो हमारा साथ देना चाहे अब हमारे साथ में खुल के आ सकता है, बट हम इस युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ये बयान उन्होंने उसके बाद दिया जब ट्रंप ने अपना बयान दे दिया है। पहले तो ये कह रहे थे कि ये गीदड़ भपकी ही मैं कहूंगा, उन्होंने गीदड़ भपकी देने की कोशिश करी कि लास्ट हथियार इन्होंने अपनाया कि एक बार उनको और धमका के हम देखें कि वे घुटनों पे आ जाएं या किसी तरीके से। अगर ऐसा होता, उनके बयान को अगर कोई गंभीरता से लेता, तो मुझे लगता अब तक ईरान अपनी पत्ते वहां पे डाल चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो साहिल जी जो चीजें जो निकल के आ रही हैं, वर्ल्ड के कई ऐसे पावरफुल जो देश हैं वो इस समय ईरान के पक्ष में जाते हुए इनडायरेक्टली तरीके से दिखाई देने लगे हैं। और ये बात ट्रंप और उनके प्रशासन को ये बात पता चल गई है कि दुनिया अलग थलग पड़ गई है और मुझे अलग तरीके से नकार दिया गया है। हालांकि भारत का जो रुख है वो न्यूट्रल है पूरी तरीके से। उस बयान के बाद में कोई सुगबुगाहट नहीं, कोई कुछ नहीं, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया है। यहाँ हम तो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। लेकिन ट्रंप ने उस बयान के बाद में बहुत कुछ सोचा था कि उसके बाद में खलबली मचेगी, चीजें मेरे दिशा में जाएंगी, जो मैं चाह रहा हूँ वैसा तो गत्पा हो नहीं पाया है। लेकिन रमेश जी, जो बात आप कह रहे हैं वो 100% सही है कि कोई बहुत बड़ी सुगबुगाहट इस बयान के बाद देखने को नहीं मिली है। क्या इसकी वजह इस बात को माना जा सकता है कि ट्रंप जो हैं वो लगातार बेतुके बयान दे रहे हैं
अपने बयान पे टिकना, जिस तरीके से उन्होंने इससे पहले भी कई सारे बयान दिए और उसके बाद वो अपने बयान से ही मुकरते हुए नजर आए, क्या यही वजह है कि अब उन पर किसी तरह का विश्वास यहाँ पर नहीं किया जा रहा है और उनके बयानों को इतना सीरियसली भी नहीं लिया जा रहा है? दुनिया उनके बयान को 6 साल के बच्चे की इच्छा के मुताबिक देखता है। जैसे 6 साल का बच्चा होता, सुबह उससे पूछो आप क्या बनोगे, डॉक्टर। दोपहर में उसको वो पूछो क्या बनना चाहते हो, मैं इंजीनियर बनना चाहूंगा। और शाम होते होते उनका फिर जो कैरियर का जो वो होता है बनने का, वो फिर बदल जाएगा जी। तो कमोवेश जो ट्रम्प का जो बयान है उसी तरीके से दुनिया देख रही है, ज्यादा से गंभीरता से नहीं लेती। हाँ, बात करते करते इनका मुझे पहले वाला जो ट्रम्प था, पहला इनका जो ट्रम्प था जब पहले राष्ट्रपति बने थे डोनाल्ड ट्रम्प, मुझे याद आता है उस समय इनकी बातों को कितना गंभीरता से लिया जाता था। बिल्कुल। अगर इन्होंने कुछ भी कह दिया, किसी भी कंट्री को अगर ये बोल दिया कि आपने हमारी बात नहीं मानी, वो कंट्री 10 मिनट के बाद में नतमस्तक हो जाती थी इनके पास आके। लेकिन इस बार हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कल जब इनकी FBI और इकोनॉमी फोरम CIPF जो इनकी संस्था है अमेरिका की, उन्होंने समीक्षा करके ट्रम्प को बताया है, इनडायरेक्ट तरीके से लहजे में उनको बता दिया कि पागल, अपनी पागलपन आप मत दिखाओ, आपके पागलपन से पूरी आवाम तहस नहस हो चुकी है और अमेरिका यहाँ से कई साल पीछे जा चुका है। इकोनॉमी उनकी इतनी गलत में जा चुकी है और उनकी अर्थव्यवस्था पूरी एकदम डामाडोल हो गई, डगमगा सी गई है जी। तो इन चीजों को लेके उनके इकोनॉमी फॉर्म ने इनको कल आगाह करा है इस तरीके। उसके बाद ये चीजें हुई हैं, उन्होंने कहा चलो आखिरी पत्ता और एक है डराने के लिए, हम डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें डर नहीं पाया इराक जी। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ट्रम्प का एक और बड़ा बयान सामने आया, राष्ट्र के नाम वो संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लगातार जारी है, ईरान के अहम टारगेट्स पर सख्त कार्रवाई लगातार जारी है, पावर प्लांट और बिजली संयंत्र पर हमले की चेतावनी भी ट्रंप ने दी। तो अमेरिकी सेना ने निर्णायक जीत हासिल की है, ये दावा करते हुए ट्रंप नजर आए। वहीं नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के फेज 2 और फेज 3 विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रशासन ने किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रभावित किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे कर लिए जाएं। इस योजना के तहत 14 गाँव के लगभग 1838 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, जिसके बदले किसानों को प्रतिकर दिया जाएगा। प्रशासन ने 3 अप्रैल से प्रभावित गांवों में रोजाना कैंप लगाने का निर्णय लिया है। इन कैंपों में किसान के प्रपत्र मौके पर ही लिए जाएंगे और सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। हर गांव में राजस्व विभाग की टीम मौजूद रहेगी ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके। तहसीलदार जेवर को इन कैंपों का प्रभारी बनाया गया है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वो निर्धारित कैंपों में पहुंचकर मुआवजा प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करें, जिससे एयरपोर्ट विस्तार कार्य में तेजी लाई जा सके। तो 3 अप्रैल से गांव-गांव में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। किसानों के लिए मौके पर पूरी औपचारिकताएं कर ली जाएंगी। प्रशासन ने पारदर्शी प्रक्रिया के सख्त निर्देश यहां पर दे दिए हैं। जेवर एयरपोर्ट को लेकर मुआवजे की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया गया है। वहीं नोएडा के सेक्टर 27 क्लब में विकास कार्यों को लेकर अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायक पंकज सिंह ने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बैठक में वर्ष 2022 से अब तक पूरे हुए 258 कार्यों की समीक्षा की गई, जबकि कई प्रोजेक्ट्स प्रगतिरत और नए प्रस्तावित हैं। विधायक ने 555 करोड़ से अधिक लागत के 77 नए कार्यों को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही शहर के 5 बड़े नालों पर STP यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना को तेजी से लागू करने को कहा। सेक्टर 40 के नाले को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में सेक्टर 19, 20, 31, 43 और 51 सहित कई इलाकों की समस्याओं पर चर्चा हुई। सड़क, सीवर, पार्किंग, सफाई, आवारा कुत्तों और जलभराव जैसी समस्याओं के समाधान पर विशेष जोर दिया गया। इसके अलावा सेक्टर 50 में फुटओवर ब्रिज और बारात घरों के सुधार के निर्देश दिए गए। गाँव में साइन बोर्ड और हेल्पलाइन नंबर लगाने की भी बात कही गई। विधायक पंकज सिंह ने साफ चेतावनी दी कि विकास कार्यों में मानकों की अनदेखी करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विकास कार्यों पर विधायक पंकज सिंह सख्त नजर आए। 555 करोड़ के नए प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू करने की योजना है। नोएडा में नालों पर STP
योजना को गति मिलती हुई दिखाई पड़ रही है और शहर की मूल समस्याओं पर विशेष फोकस रखा गया है। लापरवाही पर ठेकेदारों को सख्त चेतावनी भी दी गई है कि अगर किसी भी तरह की लापरवाही यहाँ पर बरती जाती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में शुरू हो गया है। इस क्रम में मुजफ्फरनगर के वहलना स्थित कंपोजिट विद्यालय में इसका विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य मंत्री कपिल अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल और जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए अभिभावकों से अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने की अपील की। तो अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे। विशेष रूप से गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के बच्चों के नामांकन पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं उन्हें दोबारा विद्यालय से जोड़ा जाएगा। सरकार की तरफ से बच्चों को निःशुल्क किताबें, यूनिफॉर्म, मध्याह्न भोजन और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं जिससे शिक्षा को आसान और सुलभ बनाया जा सके। इस दौरान विद्यालय में जागरूकता रैली भी निकाली गई जिसमें छात्रों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिक्षा के स्तर को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आज 1 अप्रैल से पूरे जनपद में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें सभी सम्माननीय शिक्षकों, अभिभावकों तथा बच्चों का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कराया जा रहा है। हमारा यह प्रयास होगा कि लोक कल्याणकारी राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा, उसमें सभी आने वाले पीढ़ियों की जो होनहार हैं उनको हम पढ़ने के लिए एक अच्छा बेहतर अवसर दें। सारी सुविधाओं से युक्त हमारे जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको हम लोग करें और बच्चों की का नामांकन सुनिश्चित कराएं और उनकी उपस्थिति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सुनिश्चित कराएं, हमारा लक्ष्य। क्या कुछ विद्यालय CBSE पैटर्न पर भी रखेंगे आप? हम लोग पूरा अभी जैसे आपने देखा कि पूरा कंप्यूटर लैब का हम लोगों ने उद्घाटन किया। अत्याधुनिक ढंग से बच्चों को विश्व के लिए तैयार कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, अब विश्व की नई व्यवस्था के अंदर कम्पीट करने के योग्य बनाने के लिए हम लोग सारी व्यवस्था। वित्तीय वर्ष 26-27 का शुभारंभ 1 अप्रैल का शुभारंभ है और सबसे महत्वपूर्ण काम स्कूल चलो अभियान, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी बच्चा जो पढ़ने योग्य हो गया है वो स्कूल जाने से वंचित ना रहे। वो गरीब हो, निर्धन हो, श्रमिक हो, मजदूर हो, बहुत सारे बच्चे पन्नी चुनने का काम करते हैं, दुकानों पे काम करने का काम करते हैं। ऐसे सभी बच्चों को सख्ती के साथ भी, विनम्रतापूर्वक भी उनके माता पिता को समझा करके स्कूल भेजने का अभियान आदरणीय मुख्यमंत्री का निर्देश है। प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता है और हमारे लिए और भी प्रसन्नता का विषय है कि वर्तमान में हमारे जो जितने विद्यालय हैं, प्राइमरी विद्यालय, और इन सब के अंदर शिक्षा का स्तर इतना बढ़िया है, तो फिर पानी की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था, बढ़िया बिल्डिंग, बिजली की सप्लाई, उसके अलावा आरओ का पानी, बढ़िया जूते, बढ़िया मोजे, बढ़िया किताब, बढ़िया ड्रेसेस, और उसके अलावा बढ़िया और बहुत समझदार और बहुत शिक्षित और वेल क्वालिफाइड हमारी टीचर्स। आज 1 अप्रैल से पूरे जनपद। वहीं गाजियाबाद के DLF इलाके में मर्चेंट नेवी इंजीनियर केतन मेहता की घर वापसी के साथ खुशियां लौटी हैं, लेकिन इसके पीछे 100 दिनों का खौफनाक संघर्ष छिपा है। 8 दिसंबर को अरब सागर में ड्यूटी के दौरान ईरान नेवी ने उनके जहाज को घेर लिया और 18 क्रू मेंबर्स को हिरासत में ले लिया। उन पर डीजल तस्करी का आरोप लगाकर जस्क नेवी बेस ले जाया गया। बाद में केतन समेत 10 लोगों को बंदर अब्बास की सेंट्रल जेल भेज दिया गया, जहां उन्होंने करीब 50 दिन बिना किसी संपर्क और जानकारी के बिताए। 3 फरवरी को कुछ लोगों को रिहा किया गया, जबकि केतन 27 फरवरी को जेल से बाहर आए। हालांकि उन्हें एक होटल में करीब 25 दिन और रहना पड़ा, जहां बम धमाकों की आवाज़ों के बीच डर का माहौल बना रहा। भारतीय दूतावास के प्रयासों से उनका रेस्क्यू संभव हुआ। करीब 1800 किलोमीटर का सफ़र तय कर केतन 27 मार्च को मुंबई पहुंचे और फिर दिल्ली लौटे। घर पहुंचते ही परिवार भावुक हो गया। इस दौरान उनकी बहन शिवानी ने भी जंतर मंतर पर आवाज़ उठाई। केतन ने सुरक्षित वापसी के लिए सरकार और दूतावास का आभार जताया। बट डे फर्स्ट से ही जब हमें पता चला था कि कॉल आया था कि ऐसे उनको जेल में ले गए हैं, उस दिन से ही पहले तो हमें ये लगा था कि नहीं ये सब फेक न्यूज़ हैं। फिर जब पता चला सच में ही है तो MEA और यहाँ पर मतलब इंडियन एम्बेसी में सब जगह मेल्स वगैरह किया। जैसे जैसे जिसने गाइड करा कि अब ये करना चाहिए, वैसे हर चीज़ हमने करी। फिर प्रोटेस्ट भी करा हमने जंतर मंतर पे। उसके बाद फिर बस ये अपने लोकल जो लीडर्स रहते हैं इन सब से मिलकर मेरी तो बेटी भी है छोटी, उसको भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हुआ। लेकिन लोग शिप पे आए। शिप पे आने के बाद उन्होंने हाथों पे केबल टाई बांध के
हमें एक मैसरूम में सबको इकट्ठा करा। हम 18 क्रू थे, 18 क्रू में जिसमें 16 भारतीय थे और एक श्रीलंका का और एक बांग्लादेश के थे। उसके बाद इन्होंने शिप पूरा सर्च करने लग गए, कैबिन, सबके कैबिन चेक करने लग गए, जो सामान मिल रहा था, फोन, लैपटॉप और जिनके पर्सनल इफेक्ट जो भी पैसे वगैरह जो थे वो सब ले गए मतलब। उसके बाद हमें बोला गया कि आप लोग हमारे जहाज को लेके जस्ट चलो। एक जगह है ईरान की, वो भी ईरान की नेवी का एक बेस है। तो हम उनके कहने पे गन पॉइंट पे हम क्या कर सकते थे, हमें जाना पड़ा। हम जस्ट गए वहाँ पे, जस्ट में इन्होंने हमारे ऊपर केस लगा दिया जब तक कि हम लोगों डीजल की स्मगलिंग कर रहे जी। जबकि ना तो कार्गो टैंक्स चेक हुए गए और ना ही कोई चीज ऐसी चेक हुई गई कि ये पता लगे कि हाँ डीजल इसमें है। उन्होंने सीधा बोला कि डीजल की स्मगलिंग कर रहे हैं। वहीं मुजफ्फरनगर के थाना तितावी क्षेत्र में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। ग्राम हैदरनगर जाने वाले मार्ग पर स्कूल बस और मोटरसाइकिल की भीषण टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। जांच में पता चला कि मोटरसाइकिल पर 4 लोग सवार थे। हादसे में चालक महिपाल, जिनकी उम्र 45 साल बताई जा रही है, मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि उनके 2 बच्चे अभी और राधिका ने भी दम तोड़ दिया। उनकी पत्नी पूनम गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी पीड़ित ग्राम हैदरनगर जलालपुर थाना तितावी के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं बस चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के अनुसार मामले की जांच जारी है और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस हृदय विदारक हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गाँव में शोक का माहौल है। थोड़ी देर पहले एक सूचना मिली है यहाँ पर कि तितावी थाना क्षेत्र में एक बस, स्कूल की बस और एक मोटरसाइकिल में टक्कर। इसमें 2 बच्चे बैठे हुए थे, पति पत्नी बैठे हुए थे। इसमें महिपाल उनकी पत्नी बैठी हुई थी तथा दोनों बच्चे बैठे हुए थे। जिससे महिपाल की मृत्यु हो गई है। 45 साल उनकी उम्र बताई जाती है। और पूनम जो उनकी पत्नी है वो घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। तथा 2 छोटे जो बच्चे थे, लड़की राधिका और उनका लड़का अभी, जो 8 साल और 12 साल के क्रमशः थे, उनकी भी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई चिकित्सा के दौरान। और निश्चित तौर से खेदजनक घटना है। इस पर जो है पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच करके आवश्यक जो भी चिकित्सा और जो भी और हेल्प होती है वो दी गई है। साथ ही साथ इसमें भी बता दूं कि गांव का जो अंदर का जो मार्ग होता है, लिंग मार्ग पर ये घटना हुई है। और बस को तथा जो बस का चालक था उसको कब्जे में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर शहर में अवैध और फर्जी अस्पतालों के संचालन को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव ने कड़ी नाराजगी जताई है। लगातार मिल रही शिकायतों और इलाज के दौरान हो रही गंभीर घटनाओं को देखते हुए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश जारी किए हैं। मंत्री ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीएमओ और आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी से फोन पर कॉन्फ्रेंस कर सीधे बातचीत की और उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया। उन्होंने साफ कहा कि फर्जी अस्पतालों की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है, इसलिए अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि जिले भर में विशेष अभियान चलाकर सभी अस्पतालों की जाँच की जाए। जो भी अस्पताल बिना अनुमति के संचालित पाए जाएँ उन्हें तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए और उनके संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मंत्री ने अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए कि वो खुद मैदान में उतरकर निरीक्षण करें और 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मंत्री की सख्ती के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और माना जा रहा है कि जल्द ही जिले में बड़े स्तर पर अवैध अस्पतालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। सीएमओ से और जो आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हैं, दोनों से कॉन्फ्रेंस में लेके बात की और लगातार मेरे पास शिकायतें आ रही है कि लोगों ने एक कमरे के अंदर हॉस्पिटल खोल रखे। जिलाधिकारी को भी हमने कहा है कि ऐसे फर्जी हॉस्पिटल, अगर वो क्लिनिक के लिए यानी एज ए डॉक्टर वो अपना लाइसेंस लेते हैं तो डॉक्टर का ही काम करें, हॉस्पिटल उसके अंदर ना बनाएं। और हॉस्पिटल बनाते हैं, बेड डालते हैं तो उसकी बाकायदा परमिशन लें। उसका एक पैरामीटर है कि कितना जगह होनी चाहिए, कितने बेड के लिए क्या जगह होनी चाहिए, क्या उसका सुविधा होनी चाहिए, कितना स्टाफ होना चाहिए। और सख्ती के साथ दोनों अधिकारियों मैंने कहा है कि ऐसा कोई कार्रवाई हुई उस पर कार्रवाई हुई सख्ती के साथ। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी जान से खिलवाड़ नहीं करने जाएगा, किसी को धन शोषण नहीं करने जाएगा। गरीबी के नाम पर लोग बहरा करके, फुसला करके और उनको हॉस्पिटल के नाम पे ला करके उनका चिकित्सा इलाज करते हैं और जो केस बिगड़ जाता है तब उसको हेल्थ सेंटर पे रेफर करने का काम करते हैं और कई लोगों को उसके अंदर मृत्यु हो जाती है या बीमारी क्रिटिकल हो जाती है। तो बहुत सख्ती के साथ कहा गया और अभी 1 हफ्ते के अंदर कहा गया उसमें रिपोर्ट दाखिल करें। वहीं मुजफ्फरनगर के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े 1 लाख के अधिक केसीसी किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है।
अब किसानों को 7% की बजाय सिर्फ 3% ब्याज देना होगा। पिछले 2 वर्षों से किसानों से 7% ब्याज वसूला जा रहा था, जिसे लेकर बैंक के सभापति ठाकुर रामनाथ सिंह लगातार लखनऊ में मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर रहे थे। उनकी कोशिशों के बाद अब ये फैसला लागू कर दिया गया है। कोर्ट रोड स्थित कोऑपरेटिव बैंक सभागार में आयोजित बैठक में डायरेक्टर और अधिकारियों की मौजूदगी में नई ब्याज दरों की घोषणा की गई। ये नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गई हैं। साथ ही जिन किसानों से पहले 7% ब्याज लिया जाता था, उन्हें 4% राशि सब्सिडी के रूप में वापस दी जाएगी। इस फैसले से जिले के 1 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। बैंक के डायरेक्टर एवं किसान नेता राजू अहलावत ने इस निर्णय के लिए सभापति का आभार जताया और इसे किसानों के हित में बड़ा कदम बताया। वहीं उपाध्यक्ष मुकेश जैन ने भी फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे किसानों को आर्थिक राहत जरूर मिलेगी। आज की बैठक में जो प्रमुख विषय था, किसानों की सब्सिडी जो ली जा रही है उसे 7 से घटाकर 3% करना था। ये बैंक किसानों का है, किसानों के लिए है, किसानों के हित में है और ये बोर्ड भी, प्रबंध तंत्र भी किसानों की आई हुई कोई भी समस्या को बहुत गंभीरता से लेता है। पिछले 2 साल से 1.5 साल से चर्चा चल रही थी। एजीएम में भी काफ़ी एक गंभीर विषय रहा और इसी को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल से ये सब्सिडी 3% करने का ब्याज निर्णय लिया गया है। मैं सभी को इसके लिए बधाई देता हूँ। देखिए, आज जो बोर्ड का निर्णय, जो अपने आदरणीय चेयरमैन रामनाथ ठाकुर जी हैं, हमारे सचिव राजेश चौहान जी हैं, वाइस चेयरमैन हमारे मुकेश जैन जी और सभी दिनेश भाई हैं, राठी जी हैं, अनार सिंह, पंकज पाल जी और भी अन्य डायरेक्टर हैं। देखिए, है क्या कुछ समस्या पिछले कई महीनों से, क्या साल भर से एक समस्या थी कि पहले 3% किसानों से ब्याज लिया जाता था बैंक की समिति की तरफ से, लेकिन बीच में कोई आदेश है इस तरह के सरकार के क्या अधिकारियों की तरफ से कि आप 7% ब्याज लेंगे और वो फिर बैंकों के माध्यम से सीधा किसानों के खाते में जाएगा। आज का मुख्य विषय और ये वार्ता के लिए हम सब लोग एकत्र हुए हैं। जो पिछले दिनों जनपद के किसानों से जो हमारी पैक्स हैं, जो हमारी सहकारी समितियां हैं, वहाँ पर 7% का ब्याज लिया जा रहा था, कह सकता हूँ लिया जा रहा है। और ये जब भी हम लोग क्षेत्रों में जाते थे, किसानों के बीच में जाते थे, हमारे सम्मानित डायरेक्टर लोग जब क्षेत्रों में जाते थे तो ये किसानों की एक बड़ी समस्या थी। हम सब लोग, पूरी प्रबंध समिति पिछले काफ़ी समय से प्रयासरत थी। हम सब लोगों ने ऊपर वार्ता की, लखनऊ में वार्ता की और मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय भारत। वहीं थाना भवन पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस निरीक्षक विजेंद्र सिंह रावत के अनुसार टीम क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान गांव हरड़ फतेहपुर निवासी अंकित पुत्र धर्मवीर संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया। पुलिस को देखते ही वो भागने लगा, जिससे शक और गहरा गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसका पीछा किया और हिंद पुलिया के पास बंद पड़े पेट्रोल पंप के निकट उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध देसी कच्ची शराब बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। थाना भवन पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं थाना भवन में 21वें श्री बालाजी जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित एक शाम बालाजी के नाम कार्यक्रम में भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर सहारनपुर के प्रसिद्ध भजन गायक रोहित नदान का आयोजकों और श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में अंश गोयल, सोनू अग्रवाल, अमित गोयल, सुमित गोयल, विपुल मित्तल, अभय तिवारी, मनोज सिंघल और अमित मित्तल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने गायक रोहित नादान को गुलदस्ता भेंट कर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इसके बाद रोहित नादान ने अपने मधुर भजनों से पूरे वातावरण को भक्ति में बना दिया। उनके सुरों पर श्रद्धालु झूम उठे और भक्ति में लीन नजर आए। बालाजी महाराज के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही, जिन्होंने भजन संध्या का भरपूर आनंद भी लिया। यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और क्षेत्र में इसकी सराहना की जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र के खुसरोपुर गांव में वन माफियाओं की दबंगई का मामला सामने आया है। आरोप है कि रात के अंधेरे में हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही थी। आम के बागों को भी निशाना बनाया जा रहा था, जिसमें आड़तियों की मिलीभगत की बात सामने आ रही है। सूचना मिलने पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए कटे हुए पेड़ों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों का कहना है कि वन माफियाओं में प्रशासन का कोई डर नहीं है और लंबे समय से इस तरह की अवैध कटाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। वन विभाग और पुलिस का कहना है कि अवैध कटाई करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे मामलों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस ने हिंडन एयरपोर्ट से अपनी उड़ानों को बंद कर दिया है। साल भर के अंदर ही ये एयरलाइन अपनी सेवाएं बंद करने वाली दूसरी बड़ी कंपनी बन गई है। अब हिंडन एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस केवल 7 शहरों के लिए उड़ानें संचालित कर रही है। वहीं इंडिगो एयरलाइन ने भी हिंडन एयरपोर्ट से अपनी उड़ानों की संख्या में कटौती की है। इस कदम से यात्रियों की सुविधा पर असर पड़ सकता है और आने वाले समय में एयरपोर्ट पर एयरलाइन सेवाओं की समीक्षा की संभावना बढ़ गई है। वहीं मसूरी थाना क्षेत्र के डासना इलाके में मंगलवार को 50 वर्षीय महिला ने चोरी करने आए 2 नकाबपोश बदमाशों का बहादुरी से सामना किया। परिवार शादी में गया हुआ था, इसलिए महिला अकेली घर पर थी। बदमाश पहले ही संदूक पर हाथ डाल चुके थे, लेकिन महिला ने डरने के बजाय वाइपर उठाकर उनका जमकर सामना किया और उन्हें पीटा। इस दौरान दोनों युवकों ने महिला पर हमला किया। मारपीट में महिला दीवार से टकराई और महिला को भी चोटें आई, लेकिन उसने डटकर सामना किया। महिला की बहादुरी के कारण बदमाश डर के मारे उसे धक्का देकर भाग गए। इस संघर्ष में महिला ने अपने साहस से गहने और नकदी भी बचाई। यह घटना डासना के वार्ड नंबर 4 में यासीन के घर की है। महिला की बहादुरी ने पूरे इलाके में चर्चाएं बढ़ा दी हैं और मसूरी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस पूरे संघर्ष ने साबित कर दिया है कि अकेली महिला भी अपराधियों का डटकर सामना कर सकती हैं और अपने परिवार की संपत्ति की रक्षा कर सकती हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।